कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ी खुशियां देती है और अगले ही पल सब कुछ छीन लेती है। रिया एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कान में खुदा की रहमत थी, और आदित्य एक ऐसा शख्स जिसने उस मुस्कान को अपनी दुनिया बना लिया। दोनों की शादी, दोनों का प्यार, सब कुछ एक सपने जैसा था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा राज जिसने उनकी जिंदगी पलट दी, और जब सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है प्यार, भरोसे और किस्मत के इम्तिहान की, जहां एक झूठ नहीं बल्कि डर ने दो जिंदगियां बदल दीं। क्योंकि कभी कभी सच्चा प्यार वो नहीं जो साथ रह जाए, बल्कि वो होता है जो जाने के बाद भी जिंदा रहता है। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। घर में रौनक थी, खुशबू थी, और हर कोना जश्न से भरा हुआ था। ये रिया की शादी की अगली सुबह थी। चारों तरफ उसकी कज़न बहनें और सहेलियां जमा थी। सबके चेहरों पर वही जिज्ञासा जो हर नई दुल्हन से जुड़ी होती है। सबके हाथों में नाश्ते के डिब्बे थे, क्योंकि रस्म थी कि बहनें नाश्ता लेकर अपनी बहन के ससुराल आएंगी। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, सबने रिया को उसके कमरे में खींच लिया। कोई उसकी चुन्नी ठीक कर रहा था, कोई हंसते हुए पूछ रहा था, अच्छा चलो अब बताओ, रात कैसी रही? रिया थोड़ी सकुचाई, थोड़ी घबराई, बोली, अरे ये क्या पूछ रही हो तुम लोग? लेकिन उसकी एक कज़न जो अगले महीने शादी करने वाली थी बहुत उत्सुक थी। बोली, भाभी मत बनो रिया, हम सब अपनी सीनियर्स से सीखना चाहते हैं। बताओ ना, जब आदित्य कमरे में आए तो क्या हुआ था? रिया ने नजरें झुका ली। होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी। मैं वो सब नहीं बता सकती, शर्म आती है, उसने कहा। सबकी हंसी और बढ़ गई। अरे शर्म कैसी, हम सब अपनी हैं। लेकिन रिया के अंदर तूफान मचा था। जो पिछली रात हुआ, या यूं कहूं जो नहीं हुआ, वो किसी को बता नहीं सकती थी। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहे थे, जब वो अपने कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में, सिर झुकाए, और दरवाज़ा धीरे से खुला था। आदित्य अंदर आया था। वो बेचैन था, खुश भी, लेकिन रिया की हालत अलग थी। उसने उस रात आदित्य को अपने करीब आने ही नहीं दिया था। और उसकी ये हिचक किसी आम शर्म की वजह से नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। वो सोचती रही, काश मम्मी ने मुझे पहले बता दिया होता। शादी से पहले तो मैं ये रिश्ता ही मना कर देती। लेकिन अब सब हो चुका था। जब वो विदा होने लगी थी, तभी मम्मी ने एक भारी राज उसके कानों में डाल दिया था। ऐसा सच जो किसी भी लड़की की दुनिया हिला सकता था। रिया के चेहरे से रंग उड़ गया था। उसने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब क्या होगा? आपने सिर्फ मेरी नहीं, आदित्य की जिंदगी भी बर्बाद कर दी मम्मी। माँ की आंखें भर आईं। बोली, रिया, हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी हो, वो सुहागन रहे। मैं तुझे अपनी चौखट पर हमेशा नहीं रख सकती थी, इसलिए ये बात मैंने छुपाई। रिया ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, लेकिन मम्मी, ये बात छिप नहीं सकती। आज नहीं तो कल सब सामने आएगा, तब क्या होगा? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, औरत में बहुत हुनर होता है। कोशिश करना कि अपने प्यार से आदित्य को अपना लो। शायद वो तुझे तेरी सच्चाई के साथ भी स्वीकार कर ले। रिया ने सिर हिलाया। ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं मम्मी, मैं पहली रात ही सब बता दूंगी। माँ ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी। तो कुछ नहीं कहेगी, मेरी कसम है तुझे। जब तक रास्ता खुद न खुले, चुप रहना। ये कहकर माँ वहां से चली गई। रिया अपने कमरे में बैठी रही, भीतर ही भीतर टूटती हुई। उस रात जब विदाई के बाद आदित्य उसे अपने नए घर लाया, सबने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया। घरवालों ने रिया को फूलों से सजे कमरे में बिठाया। कमरा जैसे किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। हर कोने में गुलाब की खुशबू थी, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी, दीवारों पर लाइटों की लड़ियां झिलमिला रही थीं। रिया के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। वो सोचती रही, अब आदित्य अंदर आएगा तो क्या होगा? मैं कैसे बोलूं, क्या कहूं? कमरे का हैंडल घूमा, दरवाज़ा धीरे से खुला। रिया ने घूंघट के नीचे से नजरें झुका लीं। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। कदमों की आहट करीब आई, और फिर आदित्य उसके सामने था। उसने सलाम किया, कैसी हो रिया? रिया कुछ बोल नहीं पाई, आवाज़ जैसे गले में अटक गई। आदित्य मुस्कुराया, क्या मेरी दुल्हन गूंगी है क्या? सलाम का जवाब तो दो। रिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन बोल नहीं पाई। आदित्य ने हंसते हुए कहा, मुझे इशारों की बातें समझ नहीं आती मैडम, आवाज़ से बोलो। इतना कहकर उसने रिया के ऊपर डाली गई चुनरी हटाई।
उसके सामने बैठी रिया को देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हल्का डर, और वो लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आदित्य को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने प्यार से उसका हाथ थामा, लेकिन रिया का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डर रही हो? रिया कुछ नहीं बोली, बस हल्का सिर झुका लिया। आदित्य ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। चलो पानी पी लो, प्यास तो लगी होगी। उसने गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। रिया ने कांपते हाथों से गिलास लिया और धीरे धीरे घूंट भरा। आदित्य उसकी आंखों में कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे बस खामोशी ही मिली। वो बोला, रिया क्या कोई बात है? कुछ परेशान लग रही हो। रिया के होंठ कांपे। उसने धीरे से कहा, मैं, लेकिन आगे कुछ नहीं कह पाई। आदित्य ने प्यार से उसका हाथ थामा। रिया, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पति पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें अपने घर की याद आ रही है? रिया ने सिर झुका लिया और आंखों से आंसू गिर पड़े। आदित्य ने खुद ही समझ लिया, अरे ये तो हर दुल्हन के साथ होता है। अपनी माँ को छोड़कर कौन सहज रह पाता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरी माँ भी इसी तरह रोई थी जब पापा से ब्याह कराई थी। सब नया होता है, सब अजनबी, लेकिन वक्त के साथ सब अपना बन जाता है। रिया ने उसकी बातें सुनी और दिल में बोझ और बढ़ गया। वो सोचती रही, काश ये सब इतना आसान होता, काश मैं उसे सब बता पाती। फिर धीरे से बोली, आदित्य मैं आज की रात तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सकती। प्लीज मेरे करीब मत आना। आदित्य एकदम सन्न रह गया। उसके शब्द जैसे कमरे की हवा रोक गए हों। वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, क्यों, क्या हुआ? रिया की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। आदित्य ने गहरी सांस ली। कमरे की दीवारों पर लगी गुलाब की पंखुड़ियों को देखा। मोमबत्तियां बुझती जा रही थीं। वो सोच रहा था, मैंने इस रात के लिए कितने सपने देखे थे, लेकिन शायद ये लड़की अभी तैयार नहीं है। उसने खुद को संभाला और कोमल स्वर में बोला, ठीक है रिया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना, शादी का मतलब सिर्फ एक रात नहीं होता। वक्त लो, समझो, फिर खुद मेरे पास आना। रिया ने सिर झुका लिया। आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, पर दिल के अंदर वही डर था कि कब तक ये राज छिपा पाएगी। रात बीत गई, लेकिन उसकी बेचैनी वहीं की वहीं रही। सुबह सूरज की किरणें आईं, पर रिया के चेहरे पर अब भी स्याही थी। वो जानती थी कि असली तूफान अभी शुरू नहीं हुआ है। सुबह का वक्त था। हल्की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। रिया की आंखें खुली तो सामने आदित्य नहीं था। शायद वो नीचे गया था। उसने धीरे से उठकर कमरे के शीशे में खुद को देखा। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आंखें सूजी हुई थीं, जैसे पूरी रात रोती रही हो। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी, हम आ गए। रिया चौंकी। बाहर जाकर देखा तो उसकी बहनें और कजिन्स नाश्ता लेकर खड़ी थीं। सबकी हंसी और शरारतें शुरू हो गईं। चलो भाभी, बताओ ना रात कैसी रही? रिया ने बनावटी मुस्कान दी। बस वैसी ही जैसे सबकी रहती है। सब खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी एक कजिन बोली, झूठ मत बोल, शुरू से बताओ, जब आदित्य जी कमरे में आए तो क्या हुआ? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो कुछ बनावटी हंसी के साथ बोली, अरे बस बातें हुई और फिर थकान की वजह से जल्दी सो गए। सबने हूटिंग की, भाभी ये भी कोई जवाब हुआ? कुछ तो मसाला डालो कहानी में। रिया मुस्कुराई, पर अंदर से टूट रही थी। उसी वक्त दरवाजे के बाहर आदित्य खड़ा था। वो अपनी घड़ी लेने आया था, जो कमरे में रह गई थी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से रिया की आवाज सुनाई दी, मैंने उन्हें अपने पास नहीं आने दिया। ये सुनते ही आदित्य के कदम वहीं रुक गए। उसका चेहरा सख्त हो गया। अंदर उसकी बहनों की हंसी गूंज रही थी, पर आदित्य के कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, मैंने उन्हें अपने पास नहीं आने दिया। उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी। ये हमारी बात थी और ये इसे सबको बता रही है। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब सब लड़कियां चली गई, रिया ने राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि आदित्य ने सब सुन लिया है। शाम को रिया को तैयार होना था, क्योंकि उस रात वलीमा था। फातिमा जी यानी आदित्य की माँ उसे खुद लेकर ब्यूटी पार्लर गईं। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा आज तू हमारी शान बनेगी, मेरे आदित्य की किस्मत है तू। रिया ने एक बनावटी मुस्कान दी, पर दिल में डर बैठा था। रात को जब वो लाल साड़ी में तैयार होकर कमरे में आई, तो आईने में खुद को देखकर भी उसे सुकून नहीं हुआ। वो बस ये सोच रही थी कि आज आदित्य से फिर कैसे सामना करूंगी। वलीमे में सबकी निगाहें उस पर थीं। आदित्य भी वहां था, लेकिन उसने एक बार भी रिया की तरफ नजर नहीं उठाई। वो पूरे वक्त खामोश रहा, मुस्कुराया तक नहीं। रिया के दिल में और बेचैनी भर गई। वलीमे के बाद जब दोनों अपने कमरे में आए, माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, औरत में बहुत हुनर होता है। कोशिश करना कि अपने प्यार से आदित्य को अपना लो। शायद वो तुझे तेरी सच्चाई के साथ भी स्वीकार कर ले। रिया ने सिर हिलाया। ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं मम्मी, मैं पहली रात ही सब बता दूंगी।
माँ ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी। तू कुछ नहीं कहेगी, मेरी कसम है तुझे, जब तक रास्ता खुद न खुले चुप रहना। ये कहकर माँ वहां से चली गई। रिया अपने कमरे में बैठी रही, भीतर ही भीतर टूटती हुई। उस रात जब विदाई के बाद आदित्य उसे अपने नए घर लाया, सबने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया। घरवालों ने रिया को फूलों से सजे कमरे में बिठाया। कमरा जैसे किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। हर कोने में गुलाब की खुशबू थी, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी, दीवारों पर लाइटों की लड़ियां झिलमिला रही थीं। रिया के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। वो सोचती रही, अब आदित्य अंदर आएगा तो क्या होगा, मैं कैसे बोलूं, क्या कहूं। कमरे का हैंडल घूमा, दरवाज़ा धीरे से खुला। रिया ने घूंघट के नीचे से नजरें झुका लीं। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। कदमों की आहट करीब आई और फिर आदित्य उसके सामने था। उसने सलाम किया। कैसी हो रिया? रिया कुछ बोल नहीं पाई, आवाज़ जैसे गले में अटक गई। आदित्य मुस्कुराया। क्या मेरी दुल्हन गूंगी है क्या? सलाम का जवाब तो दो। रिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन बोल नहीं पाई। आदित्य ने हंसते हुए कहा, मुझे इशारों की बातें समझ नहीं आती मैडम, आवाज से बोलो। इतना कहकर उसने रिया के ऊपर डाली गई चुनरी हटाई। उसके सामने बैठी रिया को देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हल्का डर, और वो लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आदित्य को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने प्यार से उसका हाथ थामा, लेकिन रिया का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डर रही हो? रिया कुछ नहीं बोली, बस हल्का सिर झुका लिया। आदित्य ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। चलो पानी पी लो, प्यास तो लगी होगी। उसने ग्लास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। रिया ने कांपते हाथों से ग्लास लिया और धीरे धीरे घूंट भरा। आदित्य उसकी आंखों में कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे बस खामोशी ही मिली। वो बोला, रिया क्या कोई बात है? कुछ परेशान लग रही हो? रिया के होंठ कांपे। उसने धीरे से कहा, मैं लेकिन आगे कुछ नहीं कह पाई। आदित्य ने प्यार से उसका हाथ थामा। रिया, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पति पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें अपने घर की याद आ रही है? रिया ने सिर झुका लिया और आंखों से आंसू गिर पड़े। आदित्य ने खुद ही समझ लिया, अरे ये तो हर दुल्हन के साथ होता है, अपनी माँ को छोड़कर कौन सहज रह पाता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, देखो मेरी माँ भी इसी तरह रोई थी जब पापा से ब्याह कर आई थीं। सब नया होता है, सब अजनबी, लेकिन वक्त के साथ सब अपना बन जाता है। लिया ने उसकी बातें सुनी और दिल में बोझ और बढ़ गया। वो सोचती रही, काश ये सब इतना आसान होता, काश मैं उसे सब बता पाती। फिर धीरे से बोली, आदित्य, मैं आज की रात तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सकती। प्लीज मेरे करीब मत आना। आदित्य एकदम सन्न रह गया। उसके शब्द जैसे कमरे की हवा रोक गए हों। वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, क्यों? क्या हुआ? रिया की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। आदित्य ने गहरी सांस ली, कमरे की दीवारों पर लगी गुलाब की पंखुड़ियों को देखा। मोमबत्तियां बुझती जा रही थीं। वो सोच रहा था, मैंने इस रात के लिए कितने सपने देखे थे, लेकिन शायद ये लड़की अभी तैयार नहीं है। उसने खुद को संभाला और कोमल स्वर में बोला, ठीक है रिया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना, शादी का मतलब सिर्फ एक रात नहीं होता। वक्त लो, समझो, फिर खुद मेरे पास आना। रिया ने सिर झुका लिया, आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, पर दिल के अंदर वही डर था कि कब तक ये राज छिपा पाएगी। रात बीत गई, लेकिन उसकी बेचैनी वहीं की वहीं रही। सुबह सूरज की किरणें आईं, पर रिया के चेहरे पर अब भी स्याही थी। वो जानती थी कि असली तूफान अभी शुरू नहीं हुआ है। सुबह का वक्त था। हल्की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। रिया की आंखें खुली तो सामने आदित्य नहीं था। शायद वो नीचे गया था। उसने धीरे से उठकर कमरे के शीशे में खुद को देखा। चेहरे पर थकान साफ छलक रही थी। आंखें सूजी हुई थीं, जैसे पूरी रात रोती रही हो। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी, हम आ गए। रिया चौंकी। बाहर जाकर देखा तो उसकी बहनें और कजिन्स नाश्ता लेकर खड़ी थीं। सबकी हंसी और शरारतें शुरू हो गई। चलो भाभी, बताओ ना रात कैसी रही? रिया ने बनावटी मुस्कान दी। वैसी ही जैसी सबकी रहती है। सब खिलखिलाकर हंसने लगी।
उसकी एक कजिन बोली। झूठ मत बोल, शुरू से बताओ, जब आदित्य जी कमरे में आए तो क्या हुआ? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो कुछ बनावटी हंसी के साथ बोली, अरे बस बातें हुई और फिर थकान के वजह से जल्दी सो गए। सब ने हूटिंग की। भाभी, ये भी कोई जवाब हुआ? कुछ तो मसाला डालो कहानी में। रिया मुस्कुराई, पर अंदर से टूट रही थी। उसी वक्त दरवाजे के बाहर आदित्य खड़ा था। वो अपनी घड़ी लेने आया था जो कमरे में रह गई थी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से रिया की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उन्हें अपने पास आने नहीं दिया। ये सुनते ही आदित्य के कदम वहीं रुक गए। उसका चेहरा सख्त हो गया। अंदर उसकी बहनों की हंसी गूंज रही थी, पर आदित्य के कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे। मैंने उन्हें अपने पास आने नहीं दिया। उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी। ये हमारी आपस की बात थी और ये इसे सबको बता रही है। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब सब लड़कियां चली गईं, रिया ने राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि आदित्य ने सब सुन लिया है। शाम को रिया को तैयार होना था, क्योंकि उस रात वलीमा था। फातिमा जी यानी आदित्य की माँ उसे खुद लेकर ब्यूटी पार्लर गईं। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा आज तू हमारी शान बनेगी, मेरे आदित्य की किस्मत है तू। रिया ने एक बनावटी मुस्कान दी, पर दिल में डर बैठा था। रात को जब वो लाल साड़ी में तैयार होकर कमरे में आई, तो आईने में खुद को देखकर भी उसे सुकून में ही हुआ। वो बस ये सोच रही थी, आज आदित्य से फिर कैसे सामना करूंगी। वलीमे में सबकी निगाहें उस पर थीं। आदित्य भी वहां था, लेकिन उसने एक बार भी रिया की तरफ नजर नहीं उठाई। वो पूरे वक्त खामोश रहा, मुस्कुराया तक नहीं। रिया के दिल में और बेचैनी भर गई। वलीमे के बाद जब दोनों अपने कमरे में आए, माहौल बिल्कुल सन्नाटा लिए था। रिया ने साड़ी उतारकर सादा सूट पहन लिया और शीशे के सामने बैठी बाल खोल रही थी। तभी पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। रिया घबराकर मुड़ी। आदित्य सामने खड़ा था, चेहरा तना हुआ, आंखों में गुस्सा। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुमने कपड़े क्यों बदले? रिया ने घबराकर कहा, मैं भारी कपड़े पहनने की आदी नहीं हूं, इसलिए। आदित्य ने बीच में टोका, कभी कभी दूसरों की खातिर वो काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। इतनी देर रुक नहीं सकती थी? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही चोट भी। रिया कुछ नहीं बोली, सिर झुका लिया। आदित्य बोला, पहले तो बताओ तुमने हमारी रात की बातें अपनी बहनों और कजिन्स को क्यों बताईं? रिया हकलाई, वो सब बार बार पूछ रही थी। तो क्या जो भी पूछेगा तुम सब बताओगी? पति पत्नी की बातें तमाशा नहीं होती रिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। गलत नहीं कहा? आदित्य का लहजा और सख्त हो गया। तुम्हारे लिए वो मजाक था? तुमने अपनी सहेलियों के सामने मुझे बेइज्जत किया है। मैं सोच रहा था तुम शर्मा रही हो, लेकिन अब लगता है तुम ड्रामा कर रही थी। रिया ने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थीं, आवाज कांप रही थी। आदित्य, ऐसा नहीं है, मैं बस क्या? आदित्य चीखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी का असली मतलब क्या होता है। जाओ, जाकर वलीमे का जोड़ा पहन लो और फिर मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठो। रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके शरीर में जैसे जान नहीं बची थी। उसने रोते हुए कहा, कृपया आदित्य, मुझसे नाराज मत हो, मैं सच बताना चाहती हूँ। लेकिन आदित्य ने गुस्से में कहा, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, जाकर तैयार हो जाओ। रिया चुपचाप अलमारी की तरफ गई, वलीमे का लाल जोड़ा निकाला, कांपते हाथों से पहन लिया। आईने में खुद को देखा, चेहरा पीला, आंखों में डर, होंठ सूखे। आदित्य कुर्सी पर बैठा था, उसे घूरता हुआ। अब जाओ, मेकअप करो, उसने कहा। रिया ने चुपचाप पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई, माथे पर सिंदूर भरा। जब वो पलटी, आदित्य उसके सामने था। वो उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, अब बोलो, क्यों किया ऐसा? क्यों मुझे शर्मिंदा किया? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस यही सोच रही थी कि अगर आज आदित्य को सच्चाई पता चल गई तो वो उसे छोड़ देगा। वो डर से कांप रही थी, उसके हाथ जुड़े हुए थे। माफ कर दो आदित्य, मुझसे गलती हो गई। आदित्य ने गुस्से में कहा, अब माफी से कुछ नहीं होगा। वो उसके करीब आया, रिया पीछे हटने लगी। डरो मत, उसने कहा, लेकिन आवाज में प्यार नहीं था, बस गुस्सा। आज मुझे मेरा हक चाहिए। रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और कुछ ही पलों में उसका शरीर बेजान होकर ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो गई थी। आदित्य घबरा गया। रिया, रिया उठो, क्या हुआ तुम्हें?
वो पानी के छींटे मारता रहा, उसके गाल थपथपाता रहा। रिया का चेहरा पीला पड़ गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया। वो बुदबुदाया, मुझे क्या पता था कि तुम इतना डर जाओगी। उस रात उसने कमरे की लाइट बंद की और बिस्तर के किनारे बैठकर रिया के माथे पर हाथ रखे रहा। रिया बेहोश थी और आदित्य की आंखों में पछतावा था। सुबह जब रिया उठी तो आदित्य घर से जा चुका था। वो बस इतना बोल गया था, आराम करो। रिया की आंखें नम थीं। वो जानती थी अब उसके और आदित्य के बीच दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। एक दीवार उस राज की और दूसरी आदित्य की गुस्से की। शादी को अब कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। सुबह सुबह आदित्य ऑफिस निकल जाता और रिया अपने कमरे में अकेली रह जाती। घर के बाकी लोग तो उसके साथ बहुत प्यार से पेश आते थे, खासकर आदित्य की माँ फातिमा जी। वो अक्सर कहती, बेटा तू बहुत नसीब वाली है जो तुझे इतना अच्छा पति मिला है। रिया बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से उसका दिल कांप उठता था। कभी सोचा नहीं था कि शादी के कुछ ही दिनों में उसके और आदित्य के बीच इतना सन्नाटा फैल जाएगा। आदित्य बहुत चुप रहने लगा था। न पहले जैसी हंसी न मजाक। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे दोनों एक ही घर में रह रहे हो, पर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में। रिया सुबह नाश्ता बना देती, आदित्य बिना कुछ कहे खा लेता और ऑफिस चला जाता। शाम को लौटता तो टीवी ऑन करके खामोशी से बैठ जाता। ना कोई सवाल न जवाब, बस चुप्पी। रिया चाहती थी कि वो कुछ कहे, कुछ पूछे, लेकिन अब उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वो हर रात वही सोचती कि कब तक मैं ये राज छिपा पाऊंगी। अगर आदित्य को सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। रात को अक्सर जब आदित्य कमरे में आता, रिया तुरंत उठकर बाहर चली जाती। कभी कहती मुझे पानी चाहिए, कभी कहती नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर टीवी देख लो। वो इस तरह वक्त काट देती ताकि जब तक आदित्य सो जाए तब तक वो कमरे में लौटे। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। अब वो हर रात लॉन में जाकर देर तक टीवी देखती और फिर जब घर के सब लोग सो जाते तभी कमरे में जाती। आदित्य ये सब देखता तो जरूर था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। उसके मन में अब उलझन थी। क्या वाकई रिया मुझसे कोई बात छिपा रही है, या फिर उसे बस मुझसे डर लगता है? वो खुद को समझाता, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और हालत और बिगड़ती गई। 20 दिन बीत चुके थे शादी को। एक रात की बात है, रिया हमेशा की तरह बाहर टीवी देख रही थी। लॉन की हल्की रोशनी में उसका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। वो बस चैनल बदलते हुए वक्त काट रही थी। कमरे के अंदर आदित्य करवटें बदल रहा था। उसने सोचा, देखता हूँ आज वो कब तक बाहर रहती है। वो आंखें बंद करके ऐसे लेटा जैसे सो गया हो। करीब 11 बजे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। रिया अंदर आई बहुत सावधानी से ताकि आवाज़ न हो। धीरे से दरवाज़ा बंद किया और अंधेरे में बिस्तर की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो लेटी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। इतनी देर से आई हो, क्या कर रही थी बाहर? आदित्य की भारी आवाज़ गूंजी। रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, वो नींद नहीं आ रही थी, टीवी देख रही थी। आदित्य ने उसका हाथ और कस कर पकड़ा। रिया, अब और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 20 दिन हो गए हमारी शादी को। मैं एक जवान आदमी हूं और मेरी पत्नी मेरे सामने है, फिर भी मैं बेचैनी से रातें गुजारता हूं। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? रिया के हाथ कांप रहे थे। वो बोलना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। प्लीज आदित्य, मुझसे ऐसे सवाल मत करो, उसने धीमे से कहा। आदित्य की आवाज और गहरी हो गई। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, या फिर कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? रिया की आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बताओ रिया, तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती? क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? रिया रो पड़ी। नहीं आदित्य, मुझे बस डर लगता है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं तैयार नहीं थी। आदित्य ने गुस्से में कहा, कब तैयार होगी तुम? मैंने तुम्हें वक्त दिया, समझने का मौका दिया, लेकिन तुम तो मुझे समझना ही नहीं चाहती। हर बार कोई नया बहाना। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि थकान थी। वो बोला, रिया, मुझे तुम्हारा सच चाहिए। आज के बाद मैं तुम्हारे किसी बहाने पर यकीन नहीं करूंगा। रिया के होंठ कांपने लगे। उसने धीमे से कहा, अगर मैंने सच बता दिया तो आप मुझे छोड़ देंगे? आदित्य की सांसें रुक सी गई। मतलब, ऐसा क्या सच है? रिया की आंखों में आंसू थे। मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगी, मैं आपके काबिल नहीं हूं। आदित्य के दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो जैसे। वो बोला,
क्या किसी और को चाहती हो? रिया ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर क्या छिपा रही हो? रिया बस सिसकती रही। आदित्य का गुस्सा बोबल पड़ा। रिया, मैं अब ये सब नहीं सह सकता। तुम मुझसे कोई राज छिपा रही हो। मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? रिया ने घबराकर कहा, प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझ पर गुस्सा मत करो। लेकिन आदित्य अब चुप नहीं रह सका। वो बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है रिया। मैंने सोचा था तुम मासूम हो, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। रिया की हालत खराब हो गई। वो रोते हुए बोली, नहीं आदित्य, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर साबित करो, आदित्य चिल्लाया। साबित करो कि मैं ही पहला और आखिरी आदमी हूं तुम्हारी जिंदगी में। रिया ने रोते हुए कहा, कैसे साबित करूं? कसम खाओ, आदित्य ने कहा। वजू करो और कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। रिया उठी, वजू किया और कांपते हुए कुरान पर हाथ रखा। खुदा की कसम आदित्य, मैं पाक हूं। मेरी जिंदगी में कभी कोई और नहीं आया। आदित्य कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों की सच्चाई पर वो यकीन तो करना चाहता था, लेकिन उसके मन में अभी भी उलझन थी। अगर ये सच है तो फिर वो उसे अपने पास आने से क्यों रोकती है? रिया ने आंखें बंद कर लीं। आदित्य ने पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अब बहुत हुआ। आज मैं अपने हक की बात फिर नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम सच छिपा रही हो तो वो एक दिन सामने जरूर आएगा। रिया के होंठ कांपने लगे। वो जानती थी वो दिन बहुत दूर नहीं था। रात बीत गई, लेकिन दोनों की आंखों से नींद गायब थी। आदित्य करवटें बदलता रहा, रिया आंसू बहाती रही। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ चुकी थी। अब उनके रिश्ते में न प्यार था, न भरोसा, बस एक अनकही दीवार थी। शादी को अब करीब 1 महीना गुजर चुका था। रिया का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हर रोज वही सिलसिला, सुबह घर के काम, दिन में फातिमा जी के साथ बातें और रात होते ही डर का साया। वो आदित्य के सामने अब पहले जैसी सहज नहीं रह पाती थी। जब भी वो पास आता, उसका चेहरा फीका पड़ जाता। आदित्य अब सब कुछ महसूस करने लगा था। कभी कभी वो रात को बस उसे देखता रहता। क्यों डरती है मुझसे? आखिर ऐसा क्या छिपा रही है? वो खुद से यही सवाल करता, पर जवाब कहीं नहीं मिलता। रिया ने भी अपनी एक रूटीन बना ली थी। सुबह जल्दी उठ जाना, किचन संभालना और फिर फातिमा जी के साथ घर के कामों में लग जाना। वो दिखाना चाहती थी कि सब ठीक है, लेकिन उसका चेहरा उसकी हालत बयां कर देता। आंखों के नीचे काले घेरे, थका हुआ चेहरा और अंदर का डर सब साफ झलकता था। रात को जब सब सो जाते, वो लॉन में जाकर बैठ जाती। कभी टीवी चला लेती, कभी बस तारों को देखती रहती। वो वक्त काट रही थी, जिंदगी नहीं जी रही थी। उधर आदित्य के सब्र का बांधव टूटने लगा था। वो सोचता, कब तक ऐसे चलेगा? मैं कब तक इंतजार करूं? रिया के पास हर बात का बहाना है, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक रात वो कमरे में जागा हुआ था। रिया हमेशा की तरह देर से अंदर आई। कमरे में अंधेरा था। वो समझी आदित्य सो चुका होगा। धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर आकर लेट गई। जैसे ही उसने करवट ली, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज गूंज उठी, रिया, अब बस। आज के बाद या तो सच बताओगी या ये रिश्ता खत्म समझो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आदित्य, वो बुदबुदाई। नहीं रिया, आदित्य बोला, अब मैं तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुनूंगा। पिछले महीने से तुम्हारा डर, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी दूरियां, सब कुछ मुझसे कुछ छिपा रही हैं तुम। मुझे अब सच चाहिए। आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? रिया ने घबराकर कहा, कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। आदित्य ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। तुम मेरे साथ खेल रही हो। मैं मूर्ख नहीं हूं। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज भारी थी। रिया डर गई। वो कांपते हुए बोली, अगर मैंने सच बता दिया तो आप मुझे छोड़ दोगे? छिपाओ मत रिया, आदित्य चिल्लाया। मैंने तुम्हें सब दिया, इज्जत, भरोसा, और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? शक, खामोशी और धोखा। रिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया आदित्य, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तो फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्यों हर बार बहाना बनाती हो? क्यों तुम्हारे होंठ कांपते हैं जब मैं पास आता हूं? रिया बस रो रही थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। आदित्य का दिल सख्त हो गया था। क्या तुम्हारे किसी और से रिश्ते थे मुझसे पहले? उसने गुस्से में पूछा। नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्यों कहती हो कि तुम मेरे काबिल नहीं हो? क्यों कहती हो कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगी? रिया के आंसू अब नहीं रुक रहे थे। वो बोली, क्योंकि सच में मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मैं अधूरी हूं। अधूरी?
आदित्य चौंका। क्या मतलब है तुम्हारा? रिया ने चेहरा छिपा लिया। मैं सब बताऊंगी, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होना। रिया, मैं तुम्हारे हर सच को सुनने के लिए तैयार हूं, बस ये मत सोचो कि मैं बेवकूफ हूं। रिया ने हिम्मत जुटाई, धीमे स्वर में बोली, मेरी जिंदगी में कोई मर्द नहीं था, लेकिन मेरे शरीर में एक कमी है, एक ऐसी सच्चाई जो मैं खुद भी नहीं चाहती थी। आदित्य कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, कौन सी कमी? रिया रो पड़ी। डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आदित्य की आंखें फैल गईं, वो चुपचाप उसे देखता रह गया। रिया बोली, मुझे ये बात शादी से ठीक पहले पता चली थी। माँ ने कहा था ये राज किसी को मत बताना, वरना रिश्ता टूट जाएगा। वो बोली, औरत में बहुत ताकत होती है, तू सब संभाल लेगी। लेकिन मैं टूट गई आदित्य, मैं डर गई थी। आदित्य की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि सदमा था। वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। मतलब शादी के वक्त तुमने ये बात छुपाई? रिया ने सिर झुका लिया। मेरी मजबूरी थी आदित्य, मैंने नहीं चाहा कि ऐसा हो। मैं तो तुम्हें पहले ही रात सब बताना चाहती थी, लेकिन माँ ने कसम दी थी। आदित्य के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी हो। वो चीखा, कसम? तो तेरी माँ की कसम मेरी जिंदगी से बड़ी हो गई? तुमने मुझसे सबसे बड़ा सच छुपाया, वो भी शादी से पहले? रिया रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं बस डर गई थी। तो अब क्या करूं मैं? आदित्य की आवाज भारी हो गई। अब जब सब कुछ हो चुका है, मैं क्या करूं? आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, मैं जानती हूं मैं दोषी हूं। आदित्य ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसके दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी। रिया, मैं तुम्हें तलाक भी दे दूं तो भी ये दर्द खत्म नहीं होगा। रिया सिसकती हुई बोली, मैं बस यही चाहती थी कि आपका घर ना टूटे, आपकी माँ को शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन अब जो होगा वो खुदा की मर्जी होगी। कमरा सन्नाटा ओढ़े था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मानो आसमान भी उनके दर्द को सुन रहा हो। आदित्य ने उठकर खिड़की खोली, गहरी सांस ली। वो बोला, रिया, तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी झूठ की नींव पर टिकी होगी। रिया ने धीरे से कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया, फर्क समझने की कोशिश करना। आदित्य ने आंखें बंद की। वो थक चुका था, टूट चुका था। रिया, मुझे सोचने दो, मैं फैसला कल सुबह बताऊंगा। रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और अंदर दो जिंदगियां एक फैसले के इंतजार में थी। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती चांदनी रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। हर कुछ मिनट बाद वो आदित्य की तरफ देखती, जो खामोश बैठा था। आदित्य ने पूरी रात करवटें बदली। वो अपने भीतर की लड़ाई से जूझ रहा था। क्या सच में ये मेरी गलती है कि मैंने एक सच्चे दिल से शादी की? या रिया की गलती है कि उसने झूठ बोला, वो भी मजबूरी में? सुबह की पहली किरण के साथ ही आदित्य उठ गया। बिना कुछ बोले कपड़े बदले, घड़ी पहनी और बाहर निकल गया। रिया उसे जाते देखती रही, पर उसके पास रोकने की हिम्मत नहीं थी। दिन धीरे धीरे बीत गया। फातिमा जी बार बार रिया से पूछती, बेटा सब ठीक है ना? आदित्य आज बहुत चुप लग रहा था। रिया मुस्कुरा देती, पर अंदर से वो टूटती जा रही थी। शाम को जब आदित्य घर लौटा तो उसके चेहरे पर वही सन्नाटा था। रिया ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने नजरें भी नहीं उठाईं। बिना कुछ बोले वो अंदर आया, कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में चाय की खुशबू थी, लेकिन माहौल भारी। रिया ने धीरे से पूछा, आपने कुछ खाया? नहीं, आदित्य का छोटा सा जवाब आया। वो कुछ पल तक चुप रहे। फिर आदित्य ने कहा, रिया, मैंने आज पूरे दिन सोचा, हर शक, हर बात, हर एहसास को बार बार तौला। रिया ने डरते हुए पूछा, और आपका फैसला? आदित्य ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं तलाक देना चाहता हूं। रिया के कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ा हो। उसके हाथ से गिलास गिर गया और चाय की बूंदें फर्श पर फैल गईं। वो बोली, क्यों आदित्य, क्या इतना बड़ा गुनाह है मेरा कि आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? रिया, गुनाह नहीं, लेकिन सच्चाई छुपाना धोखा है। मैंने तुम्हें अपने दिल से अपनाया था, और तुमने मुझसे वो सबसे जरूरी बात छुपाई जो हर पति को जानने का हक होता है। रिया की आंखें छलक पड़ी। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं बस डर गई थी।
डर या धोखा? आदित्य की आवाज तेज हो गई। क्या तुम्हें अंदाजा है कि एक मर्द के लिए ये सुनना कितना बड़ा झटका होता है? मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, खुद को संभाल कर रखा ताकि अपनी बीवी के लिए सब कुछ पवित्र रख सकूं। और तुमने मुझसे क्या किया? रिया रोते हुए बोली, खुदा की कसम, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं बस अपनी माँ की बात मान गई। तो अब भुगतो अपनी माँ के बात का अंजाम, आदित्य ने गुस्से में कहा। सुबह तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रिया के पैर लड़खड़ा गए। वो उसके पास आकर बोली, आदित्य, मुझे मत निकालो, मैं आपकी गलती मानती हूं, मैं सब सह लूंगी, लेकिन मुझे मत छोड़ो। आदित्य ने चेहरा फेर लिया। रिया, अब बहुत देर हो चुकी है। वो बिस्तर के दूसरे किनारे जाकर लेट गया। रिया फर्श पर बैठकर रोती रही। पूरी रात वो उसकी तरफ देखती रही, शायद कहीं से कोई दया की किरण मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। सुबह जब आदित्य उठा, रिया वहीं फर्श पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा फीका और मन टूटा हुआ। वो बोली, अगर यही आपका फैसला है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरी बात पूरी सुन लो। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने कभी खुद से ये सच्चाई नहीं चाही। कौन सी औरत ऐसी चाहेगी कि वो मां ना बन सके? डॉक्टर ने जब बताया तो मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। शादी से पहले मैंने माँ को कहा भी था, ये रिश्ता मत करो, लेकिन उन्होंने कहा, हर औरत में चमत्कार होता है, शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाए। मैंने मान लिया, लेकिन अब सज़ा मुझे मिल रही है। आदित्य चुप रहा। उसका गुस्सा अब ठंडा पड़ चुका था, पर दिल में तूफान था। रिया बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सच मेरे घर को तोड़ देगा। मुझे लगा था अगर मैं आपका साथ निभाऊं तो शायद खुदा हम पर रहम करेगा। आदित्य के होंठ कांपे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रिया ने धीरे से कहा, आपको हक है नाराज होने का, लेकिन याद रखना, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, किसी और से नहीं। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। बाहर फातिमा जी की आवाज आई, बेटा नाश्ता लग गया है। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, माँ को कुछ मत बताना अभी। रिया ने सर हिलाया। दिन गुजरते गए। आदित्य अब कम बोलता था, लेकिन उसका गुस्सा अंदर ही अंदर जल रहा था। वो रिया से न तो प्यार करता न नफरत जताता, बस एक अजीब सी खामोशी थी दोनों के बीच। कभी कभी जब फातिमा जी रिया से बच्चों की बात करती तो रिया का दिल कांप उठता। वो मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से बिखर जाती। आदित्य ये सब देखता पर कुछ कह नहीं पाता। एक दिन फातिमा जी ने कहा, बेटा, अब शादी को 3 महीने हो गए हैं, कब मुझे खुशखबरी सुनाओगे? रिया का चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य भी कुछ बोल नहीं सका। वो बस मुस्कुराया, जल्दी ही अम्मी। उस रात रिया कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। वो बुदबुदाई, कब तक मैं ये झूठ जीती रहूंगी? उसे खुद से नफरत होने लगी थी। आदित्य अंदर आया, उसे रोते देखा। कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, रिया, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। रिया ने आंसू पोंछे और कहा, तो क्या करूं मैं, खुद को खत्म कर लूं? आदित्य सन रह गया। उसने तुरंत कहा, रिया, ऐसी बात मत करो। रिया बोली, आपने कहा था कि आप मुझे मायके छोड़ देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? आदित्य ने नजरें झुका लीं। शायद मैं इतनी सख्ती नहीं कर सका। रिया ने कांपती आवाज में कहा, तो फिर माफ कर दो मुझे आदित्य, एक बार दिल से माफ कर दो। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नरमी आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस उठा और कमरे से बाहर चला गया। रिया वहीं बैठी रह गई, दिल में बस यही सोचते हुए, शायद अब मेरा रिश्ता बस वक्त के भरोसे टिका है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो देखा कि आदित्य सामने खड़ा है, तैयार होकर। हाथ में फाइल थी और चेहरा बिल्कुल गंभीर। वो बोला, रिया, आज डॉक्टर के पास चलना है। रिया चौंक गई। क्यों? क्योंकि मैं किसी और की बात पर नहीं, अपने यकीन पर भरोसा करना चाहता हूं। मैं खुद सच्चाई जानना चाहता हूं। रिया कुछ बोल न सकी, बस सर झुका लिया और धीरे से बोली, ठीक है। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठे, सड़क पर सन्नाटा था। रिया खिड़की से बाहर देखती रही, वही रास्ते, वही पेड़, लेकिन अब सब कुछ अजनबी लग रहा था। आदित्य ड्राइव कर रहा था, चेहरा सख्त था।
क्लिनिक पहुंचने पर डॉक्टर ने फाइल देखी और पूछा, रिया जी, आपको क्या परेशानी है? आदित्य ने सीधा कहा, डॉक्टर, मेरी पत्नी कहती है कि वो मां नहीं बन सकती। मैं चाहता हूं आप खुद रिपोर्ट्स जांचें। रिया की आंखों में पानी भर आया। डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स निकाली और पुरानी फाइल देखी। फिर बोले, ये रिपोर्ट बहुत पुरानी लग रही है, इस वक्त कुछ टेस्ट दोबारा करने होंगे। रिया ने डरते हुए कहा, टेस्ट फिर से? जी हाँ, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कभी कभी वक्त के साथ शरीर भी बदल जाता है और रिपोर्ट्स भी। रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आदित्य ने कहा, जो जरूरी हो वो सब टेस्ट कर लीजिए। करीब 2 घंटे क्लिनिक में बीते। रिया ने सारे टेस्ट दिए। जब वो बाहर आई तो चेहरा पीला था। आदित्य वहीं बैठा इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने दोनों को अंदर बुलाया। मिस्टर आदित्य, डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी पूरी तरह से ठीक है, उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो मां बन सकती हैं। रिया और आदित्य दोनों सन्न रह गए। रिया के हाथ कांप उठे। क्या कहा आपने? जी हाँ, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, शायद पुरानी रिपोर्ट में कुछ गलती थी। कभी कभी मेडिकल जांच में तकनीकी त्रुटि हो जाती है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल साफ है, आपकी पत्नी स्वस्थ है। रिया की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो डॉक्टर की तरफ देखती रही, जैसे उसे खुदा नजर आ गया हो। आदित्य वहीं बैठा रह गया, बिना किसी शब्द के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब खुश हो या शर्मिंदा। वो सोच रहा था, तुम मतलब मैंने इतने दिनों तक जिस औरत को झूठा कहा वो सच में निर्दोष थी? क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त दोनों चुप थे। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आदित्य ने पहली बार उसे देखा और उसके भीतर अपराध बोझ जाग उठा। वो खुद से बुदबुदाया, मैंने उसे बिना वजह कितना रुलाया। गाड़ी घर पहुंची। रिया सीधे अपने कमरे में चली गई। आदित्य वहीं दरवाजे पर कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर गया। रिया बिस्तर पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। आदित्य धीरे से बोला, रिया? वो बोली, कहिए, क्या अब रिपोर्ट देखकर सुकून मिला? आदित्य ने आंखें बंद कर ली। रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कहा, जो किया, वो सब गलत था। रिया की आवाज भारी थी। माफी? क्या सिर्फ एक सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? जिस औरत ने तुम्हारे शक के साए में जिया, जिसने हर रात रोकर काटी, क्या उसकी तकलीफ इतनी छोटी थी? आदित्य ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना क्रूर हो जाऊंगा। रिया ने कहा, तुम्हें नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मेरा हर सपना तोड़ दिया। तुम्हें याद है तुमने कहा था, मैं तुम्हारे काबिल नहीं? उस दिन से मैं हर पल खुद से नफरत करने लगी थी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने तुम्हारे प्यार पे शक किया रिया। मैंने तुम्हारे जज्बातों को समझने के बजाय तुम्हें इल्जाम दिए। रिया ने धीरे से कहा, तुम्हारा शक मेरे लिए जहर बन गया था। मैं हर दिन मरती रही, लेकिन खुदा से यही दुआ करती रही कि एक दिन तुम्हें सच्चाई समझ आ जाए। आदित्य उसके पास आया, उसके हाथ पकड़े। रिया, मैं मानता हूं मैं गलत था। मैंने तुम्हारी भरोसे को तोड़ा, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई, लेकिन अब मुझे मौका दो सब ठीक करने का। रिया ने उसकी तरफ देखा। क्या भरोसा फिर से बन सकता है आदित्य? आदित्य बोला, भरोसा शायद वक्त लेता है, लेकिन मैं तैयार हूं हर सजा के लिए। कुछ देर तक दोनों की आंखें एक दूसरे में गुम रहीं। फिर रिया ने धीरे से कहा, मैं अब किसी सजा की नहीं, बस सुकून की हकदार हूं। अगर तुम्हें सच में एहसास है तो मुझे प्यार से अपनाओ, शक से नहीं। आदित्य ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, वादा करता हूं अब कभी तुम पे शक नहीं करूंगा। उसने आगे बढ़कर रिया के माथे को चूमा। रिया के आंसू बहते रहे, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं, राहत थी। वो बोली, खुदा का शुक्र है कि अब सच्चाई सामने आ गई। उस दिन के बाद आदित्य में बहुत बदलाव आ गया। वो रिया से पहले से ज्यादा प्यार करने लगा, उसकी हर बात का ख्याल रखता। वो हर रोज उसकी मुस्कान लौटाने की कोशिश करता। फातिमा जी को जब खुशखबरी मिली कि उनकी बहू मां बन सकती है, तो उन्होंने सजदे में सिर रख दिया, खुदा का लाख लाख शुक्र। रिया पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर पल खुदा का शुक्र अदा करती कि उसने उसकी बेइज्जती को सच्चाई में बदल दिया। आदित्य अक्सर कहता, रिया, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन अब तेरे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। रिया मुस्कुराकर कहती, कभी किसी औरत की आंखों के आंसू को हल्के में मत लेना, वो अगर बरस जाएं तो तूफान बन जाते हैं। दोनों की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उस सच्चाई ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। रिया पहले जैसी नहीं रही थी। जिस औरत की आंखों में हर वक्त डर और बेचैनी थी, अब वही आंखें फिर से सपनों से भर गई थीं। वो फिर से मुस्कुराने लगी थी, बातें करने लगी थी, और सबसे बढ़कर वो अब खुद को फिर से जिंदा महसूस कर रही थी। आदित्य भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो रिया के बिना कहीं नहीं जाता। कभी किचन में मदद करता, कभी मार्केट लेकर जाता, कभी बस ऐसे ही बैठकर उसके साथ चाय पीता। फातिमा जी रोज कहती, खुदा का करम है, मेरे घर में अब फिर से रोशनी आ गई है। रिया उनके पैरों में सिर रख देती, अम्मी, आपकी दुआओं का असर है सब। एक दिन की बात है, रिया सुबह सुबह किचन में नाश्ता बना रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे। हाथों से कप टूटकर गिर गए। वो एकदम लड़खड़ाई और फर्श पर गिर पड़ी। फातिमा जी भागती हुई आईं, रिया बेटा क्या हुआ? रिया की आंखें बंद थीं। आदित्य तुरंत आया, उसे गोद में उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ा। डॉक्टर ने अंदर जांच की और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बाहर आया, मुबारक हो, आपकी पत्नी मां बनने वाली हैं। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फातिमा जी सजदी में गिर पड़ी, खुदा का लाख लाख शुक्र। रिया जब होश में आई तो आदित्य उसके पास बैठा था। उसने आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा, मैं ठीक हूं ना? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तू तो मेरे लिए खुदा की रहमत है रिया, और अब तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी भी है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, सच में? मैं मां बनूंगी? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ रिया, अब तू अधूरी नहीं, अब तू पूरी हो गई है। उसके ये शब्द रिया के दिल में ऐसे उतरे जैसे किसी ने उसके टूटे दिल पर मरहम रख दिया हो। वो रोते हुए बोली, खुदा तूने मेरी इज्जत लौटा दी, तूने मेरा विश्वास वापस दिया। आने वाले दिनों में घर में खुशियां छा गई। फातिमा जी हर रोज नई दुआएं पढ़ती। आदित्य हर वक्त रिया का ख्याल रखता। वो कहता, अब तुझे किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, मैं सब संभाल लूंगा। रिया धीरे धीरे अपनी पुरानी दुनिया में लौट रही थी। उसकी हंसी अब पूरे घर में गूंजने लगी थी। वो हर शाम बालकनी में बैठकर सूरज ढलते देखती और कहती, जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। लेकिन किस्मत ने शायद ये मुस्कान ज्यादा देर तक रहनी नहीं दी। छठे महीने की बात है, रिया और आदित्य एक दिन बाजार जा रहे थे। गाड़ी में दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। रिया ने कहा, आदित्य सोचो, अगर हमें बेटी हुई तो मैं उसका नाम सना रखूंगी। आदित्य मुस्कुराया, और अगर बेटा हुआ तो? रिया बोली, फिर आरिस, क्योंकि वो हमारे रिश्ते का आरंभ होगा। दोनों हंसे, लेकिन कुछ ही पलों में वो हंसी एक जोरदार धमाके में बदल गई। सड़क के मोड़ पर सामने से आती ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा गई। तेज आवाज, कांच के टुकड़े और हर तरफ अफरा तफरी। गाड़ी पलट गई। जब आदित्य ने आंखें खोली तो चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसके सर से खून निकल रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी नज़र सिर्फ एक जगह थी, रिया पर। वो सीट के नीचे दबी हुई थी, बेहोश, शरीर खून से लथपथ। आदित्य ने पूरी ताकत से खुद को बाहर निकाला और रिया को अपनी गोद में लिया। रिया, आंखें खोलो, कुछ बोलो। लेकिन रिया बेहोश थी। आदित्य की आवाज कांपने लगी, कोई है, मदद करो। राहगीर भाग कर आए। किसी ने एम्बुलेंस बुलवाई। आदित्य रोता रहा, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अंदर भागे। आदित्य के हाथ खून से भर गए थे। वो दुआएं मांगता रहा, खुदा मेरी रिया को कुछ मत होने देना, तू चाहे मुझे ले ले। घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आया। चेहरा गंभीर था। आदित्य दौड़कर बोला, डॉक्टर, रिया ठीक है ना? डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, हमने बहुत कोशिश की मिस्टर आदित्य, लेकिन। आदित्य की सांसें थम गईं। लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने आंखें झुका लीं। रिया अब नहीं रही और बच्चा भी नहीं बच सका। वो पल आदित्य की जिंदगी का सबसे काला पल बन गया, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। वो वहीं जमीन पर गिर गया। रिया उठो ना, देखो मैं यहाँ हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, लहू बह रहा था। फातिमा जी जब अस्पताल पहुंची तो उनके होश उड़ गए। वो बार बार चिल्लाती रहीं, मेरी रिया को वापस लाओ खुदा, वो मासूम थी। आदित्य की आंखें अब सूख चुकी थी।
वो बस खामोश बैठा रिया के चेहरे को देखता रहा। वो चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था अब बिल्कुल शांत था, जैसे नींद में खो गया हो। उसने उसके माथे को चूमा और फुसफुसाया, रिया, तूने कहा था कि तू मेरी किस्मत है। सच में तू ही थी, क्योंकि तेरे जाने के बाद मेरी किस्मत भी चली गई। रिया की मौत के बाद आदित्य बिल्कुल टूट गया। वो घर में किसी से बात नहीं करता, बस रिया की तस्वीर के सामने बैठा रहता। हर सुबह वो उस तस्वीर को देखता और कहता, रिया, तूने कहा था कि अगर मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा तो खुदा हमें कभी अलग नहीं करेगा। शायद मैं फिर से गलती कर गया। रिया को गुजरे अब 6 महीने हो चुके थे, लेकिन आदित्य के लिए वक्त जैसे थम गया था। घर में सब कुछ वही था, रिया के कपड़े, उसकी किताबें, उसकी चूड़ियाँ, यहाँ तक कि उसका दुपट्टा भी अब तक उसी कुर्सी पर पड़ा था जहाँ वो रोज़ शाम को बैठकर चाय पीती थी। फातिमा जी की हालत भी ठीक नहीं थी। वो हर नमाज के बाद रिया के लिए दुआ करती, खुदा मेरी बहू को जन्नत में जगा दे। उनकी आंखों में हर रोज़ वही नमी रहती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी खोई थी। आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी जो मुस्कुराता था अब बस खामोश रहता था। ऑफिस जाना बंद कर दिया था। सुबह उठता, नाश्ता बिना खाए बस रिया की तस्वीर के सामने बैठा रहता। वो तस्वीर जिसमें रिया हल्के गुलाबी सूट में मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर वही मासूमियत, वही चमक। आदित्य हर रोज उस तस्वीर से बातें करता, रिया, तू क्यों चली गई? तूने तो कहा था हम मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। वो धीरे से बोलता, देखना, तेरे बिना सब सूना लगने लगा है। फिर तस्वीर की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता, काश उस दिन मैं गाड़ी धीमी चला लेता। कभी कभी वो खुद से बात करता, रिया, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया था, लेकिन तूने कभी शिकायत नहीं की। शायद तू जानती थी कि एक दिन मैं खुद अपने किए की सजा भुगतूंगा। दिन गुजरते गए, पर आदित्य का दर्द जस का तस रहा। एक शाम फातिमा जी कमरे में आई। उन्होंने देखा आदित्य जमीन पर बैठा है, रिया की डायरी हाथ में लिए हुए। पन्ने पलटते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फातिमा जी ने धीरे से पूछा, क्या लिखती थी वो? आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, इसमें उसने हमारी पूरी कहानी लिखी है, शादी से पहले की, बाद की, सब कुछ। वो एक पन्ना पढ़ने लगा। मैं रिया हूँ, शायद एक ऐसी औरत जिसने प्यार तो पाया लेकिन भरोसा नहीं। फिर भी मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसा पति दिया जिसने देर से ही सही लेकिन मुझे सच्चे दिल से अपनाया। अगर कभी मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी कहानी सबको सिखाए कि सच्चा प्यार शक में नहीं, सब्र में छिपा होता है। आदित्य ने उस पन्ने को छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रिया, तू चली गई लेकिन तेरी बातें आज भी मेरे साथ हैं। उसने डायरी को चूमा और बोला, तू कहती थी ना कि प्यार वक्त नहीं देखता, वो तो बस एहसास देखता है। अब समझ आया रिया, तू क्या कहना चाहती थी। धीरे धीरे आदित्य ने अपने आप को संभालना शुरू किया। उसने ऑफिस जाना फिर शुरू कर दिया, लेकिन अब वो हर वीकेंड अनाथ आश्रम जाने लगा। वहां वो बच्चों के साथ वक्त बिताता, उन्हें खाना खिलाता, खेलता। एक दिन आश्रम की छोटी सी बच्ची आयात उसके पास आई और बोली, अंकल, आप हमेशा अकेले क्यों आते हो? आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि मेरी एक परी अब आसमान में रहती है। आयात ने कहा, तो मैं आपकी परी बन जाऊं? आदित्य की आंखें भर आई। उसने सिर हिलाया, हाँ, अब तू ही मेरी रिया है। उस दिन से आदित्य हर हफ्ते उस बच्ची से मिलने जाने लगा। वो उसे किताबें लाता, कहानियां सुनाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक सुकून लौटने लगा। फातिमा जी भी अब थोड़ा मुस्कुराने लगी। वो कहती, रिया अगर जिंदा होती तो उसे गर्व होता कि तूने अपने दर्द को किसी की खुशी में बदल दिया। एक दिन आदित्य रिया की कब्र पर गया। हाथ में फूल थे। धीरे से बोला, रिया, आज भी तू मेरे दिल में जिंदा है। तेरी हर मुस्कान, हर बात अब मेरी पहचान बन गई है। उसने आगे कहा, तूने कहा था सच्चा प्यार मरता नहीं। सच में, तू चली गई, पर तेरी यादें अब मेरी सांस बन गई हैं। उसने फूल रखे, आंखें बंद की और फुसफुसाया, रिया, अगर कहीं ऊपर से देख रही हो तो बस इतना जान लो, अब मैं हर उस औरत की इज्जत करूंगा जो तेरे जैसे हालातों से गुजरती है, क्योंकि मैंने तेरे दर्द से सीखा है कि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका सहना नहीं, उसका सच कहना है। हवा धीरे से चली और लगा जैसे कोई आवाज कानों में आई, मैं यही हूं आदित्य, तेरे दिल में। आदित्य की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो आसमान की तरफ देखता रहा, जहां शायद रिया अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने फुसफुसाया, रिया, तूने मुझे सिखाया, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है।
और तेरे जाने के बाद मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि किसी की यादों में जीने का नाम है। धीरे धीरे आसमान में बादल छट गए, सूरज की किरणें रिया की कब्र पर पड़ी और आदित्य को लगा रिया ने फिर एक बार उसकी जिंदगी में रोशनी भेज दी है। वो वहां से उठा और मन ही मन बोला, रिया, तेरी कहानी अब यहीं खत्म नहीं होगी। अब मैं इसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा, ताकि लोग समझें कि प्यार में झूठ नहीं, समझदारी जरूरी है, और भरोसे से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर वो इंसान जो किसी को खोकर भी उससे प्यार करना नहीं छोड़ता, वो खुद एक कहानी बन जाता है। रिया चली गई, पर आदित्य ने उसकी मोहब्बत को एक मिशन बना दिया, लोगों के दिलों में भरोसा जगाने का मिशन। और शायद यही सच्चा हैप्पी एंडिंग था, जहां मौत भी प्यार को मिटा नहीं पाई।